बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए उन्वान के साथ, एक नई जानकारी के साथ और कुछ नए मुद्दों पर गुफ्तगू के साथ। आज जिस मुद्दे पर, जिस उन्वान पर हमारी गुफ्तगू होगी उसका नाम है नफ्सियात में तहकीक। नाज़रीन, अब तक आप नफ्सियात लफ्ज़ से भी वाकिफ़ हो चुके हैं, नावाकिफ़ नहीं हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों लफ्ज़ों से जो इस आज के इस उन्वान में शामिल हैं, आप वाकिफ़ हैं, उससे रूबरू हैं और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बहुत जानकारी से वाबस्ता है। लेकिन जब ये दोनों लफ्ज़ मिलकर के एक उन्वान बना देते हैं, यानी कि नफ्सियात में तहकीक, तो हमारी जानकारी आज होगी कि नफ्सियात में तहकीक कैसे की जा सकती है, या नफ्सियात में तहकीक की क्या ज़रूरत है, या तहकीक की वजह से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज BPCC 134 के हवाले से जो आपके सिलेबस में है, उसमें नफ्सियाती तहकीक के बारे में हमारी आज की गुफ्तगू होगी, जिसमें हम ये जानेंगे कि नफ्सियात में तहकीक की क्या ज़रूरत है और उसका क्या अहम रोल है। तो जब नफ्सियात में तहकीक की बात करते हैं तो सबसे पहली बात या सबसे पहली ज़रूरत हमारे सामने ये आती है कि हम ये जानें कि नफ्सियात में तहकीक का तारुफ क्या है। वैसे तो हम ये जानते हैं कि तहकीक हम किसे कहते हैं। तहकीक लफ्ज़ में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हम किसी नई चीज़ के बारे में या किसी ऐसी चीज़ के बारे में कुछ तहकीक करते हैं, कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे कि हमें उस चीज़ के बारे में मज़ीद जानकारी मिलती है और सही जानकारी मिलती है। तहकीक करने के बाद नाज़रीन, हमें जिस चीज़ की जानकारी मिलती है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है और वो हमारे लिए ज़्यादा अहम हो जाती है और हम उस पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। तो किसी भी चीज़ की अगर हमको भरोसेमंद जानकारी चाहिए तो हमें तहकीक का सहारा लेना पड़ता है। उसके बारे में हम मज़ीद जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगते हैं और उन जानकारियों को सही साबित करने की एक कोशिश इस तरह की होती है कि वो जानकारी सबके लिए सही हो। तो तहकीक की जब खूबियाँ हम गिनवाते हैं तो तहकीक की खूबी में ये सबसे पहले आता है कि तहकीक किसी भी चीज़ की अगर की जाए तो उसमें कम से कम इतनी सच्चाई रहे कि अगर दूसरा इंसान भी उसके बारे में तहकीक करना चाहे तो उसका नतीजा उसको भी वही मिले जो पहले वाले को मिला है, या उसे बार बार उसमें तहकीक करने की गुंजाइश रहे, उसमें और कुछ जोड़ करके हम कुछ नई बातें जो है वो निकाल सके, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें तहकीक में शामिल होती हैं। नफ्सियाती तहकीक में भी यही सारी चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि नफ्सियात भी एक साइंस है। तो जब हम साइंस की बात करते हैं और साइंसी तहकीक की बात करते हैं तो वो ज़्यादा सही होता है और वो ज़्यादा खुला हुआ होता है। यानी कि खुला हुआ कहने का मतलब ये है कि वो किसी को भी साफ तौर पर समझ में आता है, उसको हम बार बार दोहरा सकते हैं, उसके जो नतीजे होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब किसी तहकीक के बाद हमें मिलती हैं या किसी तहकीक में शामिल होती हैं तो वो तहकीक ज़्यादा साइंसी तहकीक कहलाता है और तब हम उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो साइंस है, जो नेचुरल साइंस है, उसमें जब हम तहकीक करते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो वो हर हाल में उसका नतीजा यही होगा कि वो पानी ही बनेगा। दो गैसों को जब हम मिला देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो उसके नतीजे के तौर पर हम ये देखते हैं कि हमें पानी मिलता है। मेरे अलावा अगर कोई दूसरा इंसान इस तहकीक को करना चाहे तो वो उसका नतीजा भी वही होगा जो मुझे मिला, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब जब भी मिलाया जाएगा उसका नतीजा यही होगा कि वो पानी ही बनेगा। और
ये तहकीक तब हम इसको सब लोगों के लिए आम कर सकते हैं, जिन लोगों के लिए आम किया गया वो लोग खुद इसको दोहरा सकते हैं और इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। तो तहकीक में ये बात ज़रूरी होती है कि दूसरों के सामने इस बात की गुंजाइश रहे कि वो उसकी सच्चाई को जान सके। अगर लफ्जी तौर पर हम किसी चीज़ की तारीफ कर दें, किसी चीज़ की का भरोसा दिलाने की कोशिश करें, तो हमारे जहन में ये बात आने लगती है कि हम आपकी बात क्यों माने, क्योंकि ये बातें आपने कही, इसलिए ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, हम मान भी सकते हैं, हम नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हम तहकीकी बात मिसाल देते हैं या तहकीकी तौर पर किसी चीज को साबित करके आपके सामने दिखाते हैं, तो वो बात ज्यादा यकीनी होती है और उस पर हमारा भरोसा जो है वो ज्यादा बनता है और हम ज्यादा उस पर यकीन करने लगते हैं। तो इसलिए तहकीक और ख़ास तौर पर साइंसी तहकीक की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, किसी बात को सही साबित करने के लिए, किसी बात को ज़्यादा सही तरीके से लोगों के सामने लाने के लिए तहकीक की ज़रूरत पड़ती है। और नफ्सियात में भी, चूंकि नफ्सियात का ताल्लुक इंसानों से है, इंसान के रवैयात से है। और नाजरीन ये जानते हैं हम सब कि हम हर दिन हर वक्त हमारा जो है कई तरह का रवैया जो है वो होता है और हम कई तरह के रवैयात, कई तरह की शख्सियतें, कई तरह के मिजाज से हमारा वास्ता हमेशा पड़ते रहता है और हम इन सब चीज़ों से रूबरू होते रहते हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जब हमारे सामने ये कुछ ऐसे रवैयात आते हैं जिस पर हमें तहकीक की ज़रूरत पड़ती है कि क्या सचमुच ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि लड़कियों की अक्ल लड़कों से ज़्यादा होती है, तो सिर्फ अगर हम ये कह देते हैं तो इस बात को मानने के लिए शायद सारे लोग तैयार नहीं हों। लेकिन हम अगर तहकीकी तौर पर ये कहते हैं कि हमने इस पर तहकीक किया और हमारी तहकीक का जो नतीजा आया वो नतीजा ये बताता है कि लड़कियों की अक्ल लड़कों से ज़्यादा है, तो इस पर काफ़ी हद तक भरोसा किया जा सकता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कुछ इंसानों की जो शख्सियत होती है वो अलग अलग ढंग की होती है। कोई बड़े मिलनसार होते हैं, कोई बहुत अकेलापन जिन्हें पसंद होता है, कोई बहुत बदमिजाज होते हैं, किसी को बहुत गुस्सा आता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए भी हम ये अगर ये कहें कि बाज़ किस्म के लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं, बाज़ किस्म के लोग बड़े मिलनसार होते हैं, तो सिर्फ कहना ही काफ़ी नहीं होता है। लेकिन अगर हम अपने तजुर्बे के साथ, अपने तहकीकी मकाले के साथ अगर किसी चीज़ को साबित करके आपके सामने रखते हैं, तो उस पर भरोसा करना ज़्यादा आसान होता है और वो ज़्यादा सही माना जाता है। तो इन सब चीज़ों को के मद्देनज़र ये बात सामने आती है कि नफ्सियात में भी तहकीक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नफ्सियात में बहुत सारे ऐसे मसले सामने आते हैं, ऐसे मुद्दे हैं सामने जिनको सिर्फ मान लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो तहकीकी तौर पर वो चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उसे मानना या अपनाना आसान बन जाता है। तो नफ्सियात की तारीफ या नफ्सियाती तहकीक के बारे में जब हम जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें हमारे सामने ये सवाल है कि तब नफ्सियाती तहकीक क्या है। तहकीक के बारे में तो हमने जान लिया, नफ्सियात में तहकीक की ज़रूरत के बारे में भी हमने समझ लिया, लेकिन तब सवाल ये उठता है कि नफ्सियाती तहकीक क्या होता है। तो इससे मुराद वो तहकीक है जो माहिरीन नफ्सियात, मुनज़्ज़िम मुताला और अफराद या गिरोहों के तजुर्बात और तर्ज अमल के तज्ज़िये के लिए करते हैं। यानी कि माहिरीन जो हमारे नफ्सियात के माहिरीन हैं वो किसी मुनज़्ज़िम मुताला, किसी अफराद या किसी पूरे ग्रुप जिसे गिरोह कहते हैं उसके मुताला के लिए करते हैं और उसके बारे में कुछ थ्योरी वो बनाते हैं, कुछ उसके बारे में उसकी चीज़ें वो निकाल करके सामने लाते हैं, उनके रवायात से जुड़े हुए मसलों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके जज्बात के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती है, जिससे कि हम हमें उन चीज़ों पर भरोसा करना आसान हो जाता है। नफ्सियाती तहकीक की तारीफ के सिलसिले में कर्लिंगर ने सबसे अच्छी तारीफ बताई इसकी, और उन्होंने बताया कि नफ्सियाती
या साइंसी तहकीक कुदरती मज़ाहिर की मुनज़्ज़म, कंट्रोल शुदा, तजुर्बाती और तनकीदी तहकीकात है, जिसकी रहनुमाई थ्योरी और मफरूज़ों से होती है, जो इस तरह के मज़ाहिर के दरमियान मफरूज़ा ताल्लुकात के बारे में होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नफ्सियाती तहकीक में सबसे पहली बात आती है कि वो एक कुदरती मज़ाहिर की मुनज़्ज़म और कंट्रोल शुदा, यानी कि उसमें कंट्रोल होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर हम ये देखें कि अगर हमने जैसे अभी आपसे बताया कि लड़कियों की अक्ल लड़कों से ज़्यादा होती है, ये एक मसाइल है या एक मसला हमारे सामने है। तो इसमें बहुत सारी बातें कुछ ऐसी होती हैं जिसका फर्क उनके अक्ल पर, उनके जहन पर पड़ता है। जैसे कि उनकी उम्र, अगर कि किस उम्र की लड़कियां हैं, उनका रहन सहन, उनका उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है, वो सारी चीजें उस उनके ऊपर कुछ ना कुछ फर्क डालती है, जिससे कि उनके अक्ल का जो पैमाना होता है, पैमाइश होती है उनकी, उसमें फर्क हो जाता है। हो सकता है कि हमने कुछ ऐसे लड़कियों को अपने तहकीक में शामिल किया जो सिर्फ शहर में रहती हैं और जिन्हें बड़ी अच्छी सारी सहूलियतें मिलती हैं, जिससे जैसे कि उनका खान पान, उनकी रहन सहन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी देखभाल, या उनको बाकी और चीज़ों से उनका जो सामना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी अक्ल जो है वो खुद ब खुद जो है वो बढ़ जाती है। इस इसके म्यार में अगर हम कुछ ऐसी लड़कियों को ले लेते जो कि गांव में रहने वाली हैं, जो शहरी जिंदगी से दूर हैं और जिनको ज्यादा सहूलतें नहीं मिली हैं, या जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, जिनका रहन सहन बहुत निचले तबके का होता है, तो अगर तो ये सारी चीजें भी उनकी अक्ल पर थोड़ा असर डालती हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके हम अगर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, यानी कि हमने सिर्फ शहरी लड़कियों पर ही अपना तहकीक किया या सिर्फ गांव वाली लड़कियों पर ही हमने अपना तहकीक किया, तो वो हम उस तहकीक का जो नतीजा आता है वो ज़्यादा काबिल यकीन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, बाकी चीज़ों को हमने रोक दिया जिसका इफेक्ट या जिसका असर उनके ऊपर पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक वैसे माहौल में अपनी तहकीक करते हैं जहाँ पर तनकीदी तहकीकात होती है, जिसमें कुछ खास किस्म की थ्योरी और कुछ मफरूज़ों को शामिल किया जाता है कि इस थ्योरी के तहत ये बात हम कह सकते हैं। यानी कि अगर उसके पीछे कोई थ्योरी है, कोई ऐसी बातें हैं जो कि पहले से ही साबित हो चुकी हैं, तो उसके साथ हम कुछ मफरूज़े बनाते हैं और वो मफरूज़े हमारे सही या गलत होते हैं, तब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा जो मसाइल था वो मसाइल कितना सही था या कितना वो गलत हुआ, और अगर गलत हुआ तो वो किस हद तक काबिल गौर है, काबिल यकीन है, और किस हद तक हम उसे अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में उसे आम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नफ्सियाती तहकीक में देखने को मिलती है कि वो वहाँ पर एक कोई ना कोई थ्योरी होता है और उसके साथ हम कुछ मफरूज़े तैयार करते हैं, जिससे कि जो हमारी तहकीक होती है वो एक सिस्टम के तहत होती है, एक तरीके के साथ हम उस तहकीक को करते हैं, और उसमें बाकी उस पर असरात डालने वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम कंट्रोल करते हैं। तब जा करके हम सिर्फ उस चीज़ का ही असर देखते हैं जिस चीज़ के बारे में हमने अपना मसला तैयार किया है, और फिर जो हमें नतीजा मिलता है उस नतीजे को हम आम कर पाते हैं। तो नफ्सियाती तहकीक की तारीफ में करलिंगर की जो तारीफ है वो सबसे ज़्यादा काबिल गौर मानी जाती है। अब यहाँ पर जो दूसरा मसला सामने है, या जो दूसरी बात हमारे सामने या हमारे जहन में आती है कि नफ्सियाती तहकीक के मकसद क्या है, वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके तहत नफ्सियाती तहकीक की ज़रूरत पड़ती है या नफ्सियाती तहकीक उन चीज़ों को पूरा करती है। तो माहिर नफ्सियात ने 4 तरह के
खास मकासद को हमारे सामने रखा, और उन्होंने बताया कि किसी भी नफ्सियाती तहकीक के कम से कम ये 4 तरह के जो मकासद हैं वो ज़रूर होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हम किसी भी मसले को उठाएँ। सबसे पहले तो उस मसले को उठाएँ और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमें किस मसले पर अपनी तहकीक एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन के तहत ये है कि उसके बारे में मज़ीद हम गुफ्तगू करके ये जानना चाहते हैं कि ये मसला क्या है, इस मसले का क्या-क्या इससे जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, या इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे समाज में, हमारे दूसरे लोगों के रवैयात पर क्या फ़र्क पड़ता है, वगैरह-वगैरह। तो इसके लिए कुछ मफ़रूज़े तैयार करते हैं, कुछ नमूने के तौर पर कुछ टेस्ट तैयार करते हैं, और फिर तब कोई थ्योरी बना करके उसके बारे में हम इसकी पूरी खास तौर पर उसको पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर जब जो नतीजा हमारे सामने आता है, उस नतीजे के बारे में हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि इस नतीजे का फर्क क्या होगा, या इस नतीजे का असर क्या हो सकता है। यानी कि हम उसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ वैसी बातें जो अभी नहीं है लेकिन हो सकती हैं, उससे जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रिडिक्शन करते हैं। और उसके बाद कंट्रोल करते हैं उनकी जो चीज़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ों में जो जो चीज़ ऐसी है जिसको कि हम हमारे रवैयात में उन चीज़ों का नहीं होना चाहिए, तो उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको काबू करने के लिए काबू करना भी एक इसके मकासद में शामिल होता है। और इन सब के बाद बारी आती है कि हमने जो अपने नतीजे में पाया, या जिस मसले पर हमने तहकीक की, उससे जो जुड़ी हुई बातें से निकल करके सामने आई, उसको हम लोगों पर कैसे आम कर सकते हैं, या लोगों के लिए उसका क्या फायदा हो सकता है। लोगों उस तरह के इस तहकीकी नतीजे का लोगों के जिंदगी पर, उनके रवैयात पर क्या असर पड़ सकता है, किस तरह से उनको फायदा पहुंच सकता है, ये सारी चीजें नफ्सियाती तहकीक की मकासद के तौर पर शामिल की गई हैं। इसके बाद बारी है कि नफ्सियाती तहकीक की खुसूसियात क्या-क्या है। तो क्या ऐसी बातें हैं जो कि नफ्सियाती तहकीक की अपनी खुसूसियात हैं, जो बाकी तहकीकों से अलग है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये होता है कि जब भी हम कोई मसला या कोई तहकीक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने ये ज़रूरी होता है कि हम किसी न किसी थ्योरी और मफरूज़े के मदद से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें, या अपने मसाइल की तहकीक करने की कोशिश करें। उसके बाद उसके साथ हम एक पहले से ही नापा-तुला, जिसको हम स्टैंडर्डाइज़ कह सकते हैं, कि जिसमें हमारे अपनी तरफ से कोई दखल अंदाज़ी नहीं होती है ये। तो कुछ जो हम उसमें टेस्ट लगाते हैं, जो उसमें हम अदाद शुमार की जो तकनीक अलग-अलग होती हैं, वो उसको जब हम लगाते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से नहीं लगाते हैं, बल्कि वो सारे के सारे पहले से ही स्टैंडर्डाइज़ होते हैं, जिनको कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर इस मसले पर अगर हम कोई तहकीक करें कि लड़कियों की अक्ल लड़कों से ज़्यादा होती है, ये एक मसला है, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ हम किस तरह का मफरूज़ा जो है वो बनाएँ। इसमें इसके पीछे जो थ्योरी है, इसके पहले जो बहुत सारे माहिर नफ्सियात और बाकी लोगों ने जो इसके बारे में जो कुछ बातें कही हैं, वो क्या-क्या बातें हैं, उन सारी बातों की जानकारी के तहत हम कुछ मफ़रूज़े तैयार करते हैं। फिर उससे जुड़ी हुई कुछ हम टेस्ट या स्केल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनकी अक्ल को माप सकती हैं, या उनकी अक्ल के पैमाने को चेक करने के लिए उस तरह के टेस्ट या स्केल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि ये सभी पहले से ही स्टैंडर्डाइज़ होते हैं, और फिर उसका हम इस्तेमाल करने के बाद उस नतीजे को भी हम साइंसी तौर पर उसको चेक करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद हम किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि जो नफ्सियाती तहकीक होते हैं, वो किसी न किसी थ्योरी पर के साथ, या उस थ्योरी के ही अंदर
वो आते हैं या उसको हम उसके तहत ही तहकीक कर सकते हैं। उसका जो तरीका होता है वो भी बहुत साइंसी होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, और उसके जो नतीजे आते हैं उसको हम आम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नफ्सियाती तहकीक में के इक़दामात क्या-क्या हैं, किस तरह से हम किसी नफ्सियाती तहकीक को अंजाम दे सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले इसके माहिर नफ्सियात ने बताया कि हम किसी भी अगर तहकीक को अंजाम देना चाहते हैं तो उसके कुछ इक़दामात होते हैं। डॉक्टर महापात्रा सर, नफ्सियाती तहकीक के क्या प्रो-वाइस इक़दामात हैं? ऑल तो सबसे प्रो-वाइस पहली वाइस बात जो है, चांसलर्स, किसी सर भी एंड मैडम्स नफ्सियाती तहकीक के जो ज़रूरी है कि हमारे सामने किसी and न किसी किस्म की कोई distinguished तहकीकी speakers, मसाइल सामने Miss हो जिस Harshita पर कि हम Raghuvanshi and Dr. Elena तहकीक कर Samantrai, सकते हो। Dr. Vandana Singh, किसी बात Chairperson, पर या IPS किसी Committee, चीज़ पर and हम all the regional तहकीक directors, नहीं कर सकते हैं। academics, posted at ज़रूरत इस regional बात की होती है कि centers, हमारे सामने एक directors of all divisions, तहकीकी schools, मसाइल हो जिस पर कि तहकीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें उस चीज़ की जानकारी या उस चीज़ को ढूँढना पड़ता है कि ऐसे कौन-कौन से तहकीकी मसाइल हैं जिस पर हम तहकीक कर सकते हैं। क्योंकि नफ्सियात का ताल्लुक या जो नफ्सियात अपने आप में इतना बड़ा इसका एरिया होता है कि ये हर तरह की, हम समाजी तहकीक करना चाहते हैं, हम क्लिनिकल तहकीक करना चाहते हैं, या हम जनरल तहकीक करना चाहते हैं, किस तरह की तहकीक करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस चीज़ को तय करना पड़ेगा कि हमारा तहकीकी मसाइल कौन सा है, कहाँ से है, और हम उस पर क्या तहकीक करना चाहते हैं। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ उससे जुड़ी हुई, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो मसाइल होते हैं वो किसी न किसी थ्योरीज के साथ जुड़े होते हैं, या उस पर बहुत सारी बातें पहले से कही होती हैं, और उन बातों पर, उन थ्योरी के हिसाब से हम कुछ मफरूज़े तैयार करते हैं। मफरूज़े तैयार करते हैं कि जिस जिस पर कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की अगर हम तहकीक करें तो इसका नतीजा ये हो सकता है, या इसके नतीजे के तौर पर ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। इस तरह से हम कुछ मफरूज़े जो है वो तैयार कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कौन-कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस की बात करते हैं तो तहकीक करने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं। कुछ तरीके अलग ढंग के होते हैं, कुछ का छोटे तौर पे किए जाते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलात वाले होते हैं। तो हमें वहाँ पर तय करना होगा कि हमारे जो तहकीकी मसाइल हैं उससे जुड़े हुए कौन-कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिस तरीके की मदद से हम अपनी तहकीक को अंजाम दे सकते हैं। और फिर उसके बाद हम डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नाज़रीन ये बताना चाहेंगे कि जो नेचुरल साइंस होते हैं वो हम लैबोरेटरी में कर सकते हैं जा कर के, लेकिन जब हम नफ्सियाती तहकीक की बात करते हैं तो हमारा जिस पर हम तहकीक करते हैं वो चीज़ें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो बेजान चीज़ें होती हैं। वो हम और आप होते हैं, यानी कि वो जानदार इंसान होते हैं या जानवर होते हैं। तो हमारी तहकीक जो होती है वो इंसानों पर होती है या जानवरों पर होती है। तो यहाँ पर हम उन कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके इंसानों से आंकड़े हैं जो वो इकट्ठा करते हैं, वो जमा करते हैं। फिर उसके बाद से जो आंकड़े हमें मिल जाते हैं, उस आंकड़ों को हम उसकी खोजबीन करते हैं, उसके बारे में उसकी जाँच करते हैं, और उससे कुछ नतीजे निकालने की कोशिश करते हैं। तो जाँच करने के लिए क्या करते हैं हम, ये कुछ आदाद-ओ-शुमार की जुड़ी हुई जो तकनीकें हैं, वो उन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज तक होते हैं, और उसमें हमारी कोई दखल-अंदाज़ी नहीं होती है। सिर्फ़ उन तकनीकों का इस्तेमाल करने से जो हमारे आंकड़े हैं, वो ज़्यादा साइंसी हो जाते हैं, ज़्यादा उस पर हम भरोसा करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से फिर जो हमारे सामने आंकड़े आते हैं, उसको हम साइंसी तौर पर साबित करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो नतीजे आते हैं, उसके बारे में एक लंबी जानकारी या उसके बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं
कि आखिर ये जो नतीजे आए हमारे, वो नतीजे क्यों कर आए, उस नतीजे का क्या मतलब होता है, या वो नतीजे हमारे मफरूज़े के हिसाब से सही पाए गए या गलत पाए गए। ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं। और फिर आखिर में क्या करते हैं कि जितनी सारी चीज़ें शुरू से लेकर के आखिर तक हुई, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको कि एक नतीजे के तौर पर देखा जाता है कि आखिरकार अगर इस मसाइल पर जो तहकीक की गई, तो उस तहकीक का नतीजा क्या आया, उस नतीजे की से क्या फ़ायदा हुआ या उस नतीजे का हासिल क्या था, ये सारी चीज़ें हम एक रिपोर्ट के तौर पर लिखते हैं। तो ये चीज़ें उस नफ्सियाती तहकीक के इक़दामात में आती हैं कि हम किस तरीके से किसी मसले को उठाते हैं और उस मसले से जुड़ी हुई की सारी चीज़ों के बारे में तहकीक करते हैं, और तहकीक करने के बाद साइंसी तौर पर हम उसे साबित करने की कोशिश करते हैं और उसके नतीजे को आम करने की कोशिश करते हैं। इसमें जब भी हम नाज़रीन, आप लोगों को पता होगा ये चीज़ कि जब भी हम किसी तरह की तहकीक करते हैं, तो उसमें कुछ अखलाकी मसाइल को ख़ास तौर पर ध्यान में रखा जाता है, और जब नफ्सियाती तहकीक करते हैं तो इसमें अखलाकी मसाइल और ज़्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हम इंसानों पर ही तहकीक करते हैं, और हम इंसानों पर जब तहकीक करते हैं तो अखलाकी मसाइल को निभाना या उसको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अखलाकी मसाइल से जुड़ी हुई होती हैं, तो इसमें माहिर नफ्सियात ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जैसे हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम सही तरीके से तहकीक करें, हम अपने जिसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं उसकी रज़ामंदी लें, और उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, उसकी सारी चीज़ें, उससे जो भी हमें जानकारी मिलती है उसको हम राज के तौर पर रखें, उसको आपकी तहकीक के बारे में जानने की पूरी आज़ादी हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें माहिर नफ्सियात ने इस अखलाकी मसाइल के तौर पर उसमें ज़रूरी बताया। लेकिन ख़ास तौर पर कुछ 2-4 कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि अखलाकी मसाइल के तौर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई और इसे नफ्सियाती तहकीक में अहम बताया गया। इसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि हम जब भी कोई तहकीक कर रहे हों, नफ्सियाती तहकीक कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा उसे पोशीदा रखने की कोशिश की जाए, और उनसे जिनसे हमने जिनके ऊपर हम तहकीक कर रहे हैं या जिनसे हम कुछ तहकीकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसको भी हम राज के तौर पर रखें। वो पूरी तरीके से इस तरह से वो एक राज के तौर पर आपके पास रहे कि आपके सिवा उसकी जानकारी किसी और को नहीं हो। क्योंकि जब हम इंसानों पर तहकीक करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी निकल के सामने आती हैं हमारे, जो कि इंसान या तो अपने बारे में बताना नहीं चाहते हैं, या वो खुद उन चीज़ों को एक राज के तौर पर रखते हैं और सही जानकारी आपको नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम उनसे इस बात की गारंटी देते हैं कि आपकी बताई हुई सारी बातें या आपके जितने भी राज हैं वो बिल्कुल राज रहेंगे और वो किसी दूसरे तक नहीं जा सकते हैं, तो मुमकिन होता है कि वो आपसे सही जानकारी बांटें और आपको अपने नफ्सियाती तहकीक को पूरा करने में मदद मिल सके। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ है कि एक तो सबसे पहले कि पोशीदा तौर पे की जाए, और दूसरों की जो जानकारी होती है उसको हम राज के तौर पर रखें। उसके बाद जो भी तहकीक हम करें, क्या होगा, ये सारी बातें हम उन लोगों को ज़रूर बताएं जिनके ऊपर हम तहकीक कर रहे हैं। तो ये बातें ज़रूरी इसलिए होती हैं क्योंकि तहकीक के दौरान कभी ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान के ऊपर या जिसके भी ऊपर हम इस तरह की तहकीक कर रहे हैं, वो उस तहकीक का मकसद अगर सही तरीके से नहीं जानता है, तो सही जानकारी नहीं दे सकता है, या उसको किसी तरह की पोशीदगी इसमें, या उसको किसी तरह की शर्मिंदगी की वजह से वो आपसे सही तरीके से बात नहीं कर सकता है, या सही जानकारी जो है वो नहीं दे सकता है, या जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस तरीके से अगर वो नावाकिफ है, तो हो सकता है कि वो बीच में ही आपकी तहकीक को छोड़ दे या पूरा ना कर पाए, क्योंकि उस तरीके से वो रजामंद नहीं हो। तो यहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि हम सबसे पहले अपने
जिसके ऊपर तहकीक कर रहे हैं उसको उस तहकीक का मकसद बता दें और उस तहकीक का तरीका अच्छे से समझा दें कि इस तहकीक में इस तरीके से आपको पेश आना पड़ेगा। इसके बाद उसे इस बात की भी आज़ादी होनी चाहिए कि अगर वो बीच में चाहे तो वो छोड़ के जा भी सकता है, यानी कि अगर वो आपकी तहकीक में शामिल है लेकिन अगर वो किसी भी वजह से उस तहकीक को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसके अलावा उसकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान अगर आपके साथ है और आप उस पर उसके साथ अपनी तहकीक को पूरा कर रहे हैं, आप उससे उसके ज़रिए डेटा या आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, तो इस बात की पूरी रजामंदी उससे लेनी पड़ती है कि आप इस तहकीक के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं या आपको इस तरह की तहकीक से किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी किस्म से आपको किसी किस्म की कोई नाराजगी नहीं है या किसी किस्म का आपको कोई अंदेशा या खतरा नहीं है और आप उसके लिए पूरी तरीके से रजामंद हैं। तो एक रजामंदी इसके लिए जरूरी है। उसके बाद है कि वो जब चाहे उसको छोड़ के जा सकता है और उसको हम पूरी तरीके से अपने रिसर्च के बारे में अच्छे से समझाते हैं। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी तसल्ली देनी पड़ती है कि उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा या उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होने जा रहा है और अगर वो खतरे को महसूस करते हैं तो वो किसी भी वक्त उसको छोड़ सकते हैं। तो ये सारी कुछ बातें ऐसी थी जो कि अखलाकी मसाइल से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि तहकीक के मसाइल से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। लेकिन जब हम नफ्सियाती तहकीक करते हैं तो इन सारी चीज़ों का भी ख़्याल रखना पड़ता है कि जिसके ऊपर हम तहकीक कर रहे हैं वो इंसान अपनी रजामंदी से, अपनी मर्जी से उसमें शामिल हो और वो उसके हर एक पहलू से वाकिफ हो और अपने पूरी पूरे हौसले के साथ आपकी तहकीक में वो शामिल हो। अब उसके बाद है कि जब हम यहाँ तक पहुँच गए कि इस इंसान के अखलाकी मसाइल को भी हमने पूरा कर लिया, तो यहाँ पर बारी आती है कि नफ्सियाती तहकीक में डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, तहकीक में कटौती और इंजमाम का तरीका। तो डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड में ये कहा जाता है कि जो डिडक्टिव मेथड होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, अंग्रेजी में टॉप डाउन अप्रोच से कहा जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ होने का मतलब है कि इसमें सबसे पहले एक थ्योरी होती है, उसके बाद मफरूजा होता है और फिर उसमें हम जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन करके जब तहकीक करते हैं तो फिर उसके बाद जो हमें हासिल होता है वो हमारा नतीजा होता है और हम उसे फिर लोगों के लिए आम कर पाते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास किसी न किसी तरह का कोई थ्योरी होगा, उस थ्योरी से जुड़े हुए कुछ मफरूजे हम तैयार करते हैं, फिर उसके बाद हम जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं उसको हम डिटेल उससे समझाते हैं, फिर ये नतीजा देखते हैं कि जो हमने मफरूजा तैयार किया था वो मफरूजा सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ और फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर उसे हम आम करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कटौती तहकीकी नुक्ता नज़र, डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच, यानी कि सबसे पहले इसमें थ्योरी, फिर मफरूजा, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर उसके बाद उसका जनरलाइजेशन होता है। इंडक्टिव मेथड में इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा का कहने से मुराद यहाँ पर यह है कि हमने वहां बताया कि वहां नाज़रीन आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले स्लाइड में कि हमने बताया कि ये टॉप डाउन है, ऊपर से नीचे, और इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच में होता है बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि यहाँ पर पहले हम जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसका हम तौर तरीका देख लेते हैं और उस आंकड़े के हिसाब से हम कोई थ्योरी तैयार करते हैं और फिर तब जाके उसका जब नतीजा निकाल करके हम किसी चीज के बारे में जानकारी या किसी चीज को आम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि टॉप बॉटम अप जो इसको कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं कि हमारे पास पहले कोई थ्योरी नहीं होती है, कोई हम इसके बारे में जानकारी जो है वो ऐसी ठोस जानकारी नहीं होती है जिसको कि हम थ्योरी माने, हम सिर्फ
हमारे पास आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों को के पैटर्न के हिसाब से हम कोई मफरूजा तैयार करते हैं और उस मफरूजे को सही या गलत साबित करने के बाद हम किसी थ्योरी तक या किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। तो ये इंडक्टिव रिसर्च कहलाता है। अब यहाँ पर है कि मसले का बयान किस तरह से, जब हम किसी मसले को तय कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले तो हमने बताया कि हम पहले किसी मसले को चुनते हैं। किसी मसले को चुनते हैं तो जब हम मसले को चुन लेते हैं तो अब यहाँ पर बारी आती है कि उस मसले का बयान कैसे करें। तो इसके बारे में माहिर नफ्सियात ने बताया है कि मसला बयान तहकीक में एक वजाहत है जो उस मसले को बयान करती है जो मुताला की जरूरत है। यानी कि हमने पहले भी आपसे बताया कि हम अपने मसले को, अपने उस तरह के मसले को चुनते ही हैं जिस पर मुताला की जरूरत होती है। तो ये जो मसला होता है ये किस तरह का होना चाहिए, तो ये मसला बहुत ज्यादा उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें सादे लफ्जों का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए और साफ लफ्जों का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे कि दो किस्म के माने निकलते हो या दो बहुत उलझन जो है वो पैदा करने वाले लफ्ज हैं। तो कम लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए और उसको इस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से उसका बयान करना चाहिए कि कम लफ्जों के बयान के साथ ही जो मसला है, जो आपका सही मसला है, उस सही माने में उन लफ्जों की मदद से आम हो सके या लोगों की समझ तक पहुंच सके। यानी कि हम कम लफ्जों का इस्तेमाल करके अपने मसले को साफ तौर पर इस तरह से लिखते हैं कि मसले का असली मकसद जो है वो सामने आ जाता है। इसके बाद मफरूजे की तश्कील। तो किस तरह से मफरूजा बनाया जाता है कि तहकीक में मफरूजे की तश्कील उस वक्त होती है जब महकक तहकीक की जांच करते हैं, वक्त किया होने की तवक्का रखता है, उसका एक पेशनगोई बयान तैयार करता है। यानी कि जब हमने मसला तैयार कर लिया तो उस मसले से जुड़ी हुई कुछ मफरूजे हम तैयार करते हैं और वो मफरूजे इस बिना पर तैयार होते हैं कि उसकी हम पेशनगोई करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है या क्या हो सकता है। तो ये चीजें सिर्फ पेशनगोई होती हैं, थ्योरी नहीं होती हैं या पहले से साबित नहीं होती हैं। ये हम थ्योरी के बिना पर अपने मसले को ध्यान में रखते हुए ये मफरूजा तैयार करते हैं कि क्या पेशनगोई इसके बारे में की जा सकती है और उस पेशनगोई को फिर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है कि मफरूजा है क्या। तो ये एक दुरुस्त काबिल जांच बयान है जिसकी महक़क़ीन पेश गोई करते हैं कि मुताला का नतीजा क्या होगा। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हम ये चेक करते हैं, ये जांच करते हैं कि जब हमने कोई मसला उठाया तो उस मसले की जांच करने के दौरान हम ये तय करते हैं या एक पेशनगोई करते हैं कि इस मसले का ये नतीजा हो सकता है। इसके मफरूजे के अलग अलग इकसाम हैं, बहुत सारे इकसाम माहिर नफ्सियात ने बताए, लेकिन खास तौर पर 2-3 जो मफरूजे हैं उनको ज्यादा अहम बताया गया, जिसमें सबसे पहले कुल अदम मफरूजा, जिसे अंग्रेजी में नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें यह होता है कि कुल अदम मफरूजे में कहा गया है कि ज़ेर मुताला दो मुतग़िरात के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। जो दो मुतग़िरात हम है तो ये माना जाता है कि कुल अदम मफरूजा जो है वो सही है और जो तहकीकी मफरूजा है वो गलत साबित हुआ। मुतबादिल मफरूजा, दूसरा मफरूजा है उसे मुतबादिल मफरूजा कहते हैं। इसमें कहा गया कि मुताला के लिए जाने वाले दो मुतग़िरात के दरमियान ताल्लुक है। इसमें यह कहा जाता है कि अगर हम दो मुतग़िरात के बीच में मुताला करते हैं, तहकीक कर रहे हैं, तो उसके बीच में अगर कोई ताल्लुक है तो इसका मतलब कि मुतबादिल मफरूजा सही है। नफ्सियाती तहकीक में तहकीक के इक़साम, तहकीक के बहुत सारे इक़साम माहिर नफ्सियात ने बताया कि मगर ख़ास तौर पर 3 किस्म के इक़साम यहाँ पर ज़्यादा अहम हैं। सबसे पहले इर्तिबाती तहकीक है, फिर वज़ाहती तहकीक है और उसके बाद तजुर्बाती तहकीक है। तो वज़ाहती तहकीक का मकसद
आबादी, सूरत हाल या रुझान को दुरुस्त और मुनज़्ज़म तरीके से बयान करना है। ये क्या, कहाँ, कब और कैसे सवालात के जवाब दे सकता है, लेकिन क्यों सवालात के जवाब नहीं देता है। यानी कि हम जब वजाहती तहकीक करते हैं तो ये तो हमें जानकारी मिल जाती है कि कोई चीज़ क्या क्या है, कहाँ है, कब कैसे हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है इसकी जानकारी नहीं मिलती है। इसके भी 3 अक़साम बताए गए, जिसमें मशाहिदा, सर्वे और केस स्टडी। तो मशाहिदा में, जिसमें ख़ास तौर पर कुदरती मशाहिदा जिसे कहा जाता है, उसमें ये है कि ये वो तरीका है जिसमें मज़ामीन का उनकी कुदरती माहौल में मुशाहिदा करना शामिल होता है। यानी कि इसमें जो तहकीक करने वाले होते हैं उनकी अपनी दखल अंदाजी नहीं होती है, और जिनके ऊपर या जिस मसले पर तहकीक करना होता है उसके उसके कुदरती हालात में उसकी जो मुशाहिदा है वो करते हैं, कुदरती माहौल में उसकी मुशाहिदा करते हैं कि जैसा हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है उसको उसी अंदाज में उसकी मुशाहिदा करके वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसमें वो कोई जोड़ तोड़ या कुछ अलग से कुछ या उनकी अपनी जो दखल अंदाजी है वो कुछ नहीं होती है। केस का मुताला यहाँ पर दूसरा एक जो उसकी जो दूसरी किस्म है, इसमें ये होता है कि केस स्टडी एक तहकीकी नुक्ता नज़र है जिसका इस्तेमाल उसके हकीकी ज़िंदगी के तनाज़ुर में किसी पेचीदा मसले की गहराई से कसीर जहती तफहीम पैदा करने के लिए किया जाता है। यानी कि केस स्टडी में ये होता है कि सभी पहलुओं को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी मसले के बारे में हम केस स्टडी तरीके का सहारा लेते हैं या इस तरह के केस स्टडी तहकीक का सहारा लेते हैं, तो हमें उसके सभी पहलुओं पर नजर जो है वो डालनी पड़ेगी, और किसी भी पहलू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि गहराई से कसीर जहती तहफीम जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाती है कि इसमें हम जितने तरह के उसके मिसाल के तौर पर उसकी सेहत से जुड़े हुए, उसके रहन सहन के तरीके से जुड़े हुए, उसकी पिछली जो जिंदगी के हालात हैं उनसे जुड़ी हुई बातें, और जितने उसके उस इंसान के जिस अलग अलग पहलुओं से जुड़ी हुई बातें होती हैं, वो उन सबको उसको उसके बारे में उन सबको मद्देनजर रखते हुए तहकीक करके कोई किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसके बाद है सर्वे। तो सर्वे में ये है कि जैसा कि आप लोगों को नाम से भी पता है और आप लोग इस तरह की तकनीक से पहले से भी वाकिफ होंगे कि इसमें लोगों को का एक ग्रुप है, उससे होता है, उससे उनके ख्यालात, रद्द अमल, राय को मुकर्रर सवालात पर पूछ कर डेटा इकट्ठा किया जाता है। यानी कि चाहे वो फोन से हो, चाहे वो पोस्ट के जरिए हो कि आप डाक से कुछ भेज दें किसी को, कुछ कुछ मसले के से जुड़ी हुई कुछ जो सवालात होते हैं उनको आप उन तक भेज दें, और उनके ख्यालात को, उनके रद्द अमल को इस जरिए हम उनसे जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये इस तरह की जो तहकीक होती है वो सर्वे तहकीक होती है, कि हम सर्वे के जरिए अपने मसाइल से जुड़ी हुई बातों को, लोगों के रद्द अमल को, उनके ख्यालात को जानने की कोशिश करते हैं और उनसे जुड़ी हुई बातों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब सर्वे के बाद मफरूजे के इम्तिहान का भी सवाल उठता है कि जब हमने मफरूजा तैयार कर लिया और मफरूजे को जांचने के लिए या उसकी परख के लिए हमने डेटा भी इकट्ठा कर लिया, तो मफरूजे का इम्तिहान किस तरह से हो। तो यहाँ पर बताया गया कि 2 तरीके के मफरूजे होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस है, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो इसमें जो अगर एक को हमने अपनाया या एक अगर अपने आप खारिज हो जाता है, या दूसरा अगर खारिज है तो पहला वाला अपने आप उसको मान लिया जाता है। तो मफरूजे की जांच शुमारियाती पैरामीटर के सिलसिले में किसी मफरूजे या कयास को जांचने का अमल है। जब कोई मफरूजा तैयार करते हैं तो शुमारती तकनीक के जरिए हम उसको मापने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ इक़दामात हैं। तो इक़दामात क्या हैं कि ये सबसे पहले तो हम कोई ना कोई मफरूजा तैयार करते हैं,
फिर उस मफरूजे से जुड़े हुए कुछ जो हमारे पास, जैसे हमने बताया कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस टेस्ट को हम लागू करते हैं। फिर उस टेस्ट के से जुड़ी हुई जो आदात शुमार से जुड़ी हुई जो तकनीकें हैं, उन तकनीकों का हम कि कौन सी सही तकनीक होगी, उस तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं। और उस तकनीक से जुड़ी हुई जो हमें नतीजे आते हैं, उन नतीजों को हम ये देखते हैं कि वो नतीजे कहाँ तक सही साबित हो सकते हैं, या उनका जो वैल्यू है, उनका जो नतीजा आया, वो नतीजे कहाँ तक सही हैं। तो इन सब को अगर ज्यादा सही नतीजे आते हैं, ज्यादा वो गलत या खारिज नतीजे नहीं होते हैं, तो हम उन्हें सही मान लेते हैं और ये मानते हैं कि हमारा जो मफरूजा तैयार किया हुआ था वो सही है, यानी कि हमने जो कयास किया था, जो पेशन गोई की थी, वो पेशन गोई सही साबित हुई। लेकिन अगर वो खारिज हो जाता है, तो ये दूसरा जो मफरूजा जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, वो अपना लिया जाता है, और जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो अपने आप खारिज माना जाता है। अब इस तरह के नतीजे को मापने के लिए, यानी कि इसकी जो जांच होती है, मफरूजे की जो जांच होती है, वो उसमें दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक को कहते हैं एक दुम टेस्ट, और दूसरा दो दुम टेस्ट, वन टेल और टू टेल्ड। अंग्रेजी में उसे वन टेल टेस्ट कहा जाता है और टू टेल टेस्ट कहा जाता है। तो एक दुम वाला जो टेस्ट होता है वो एक शुमारियाती टेस्ट है, जिसमें तकसीम का अहम रकबा एक तरफ होता है, ताकि ये एक खास कदर से ज्यादा या कम हो, लेकिन दोनों नहीं। अगर जांचा जा रहा नमूना एक तरफ अहम इलाके में आता है, तो कल अदम मफरूजे की बजाय मुतबादिल मफरूजा कबूल किया जाएगा, यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस को कबूल किया जाएगा और नल हाइपोथेसिस को खारिज किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर एक तरफ नतीजा आता है या एक तरफ ज्यादा बड़ा नतीजा हमारे सामने आ रहा है, तो ये माना जाता है कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसे कबूल किया गया और नल हाइपोथेसिस को खारिज किया गया। दो दुम वाले टेस्ट में ये बात होती है कि दो दुम वाला टेस्ट शुमारियात में एक ऐसा तरीका है जिसमें तकसीम का अहम इलाका दो तरफ होता है, यानी कि जब हम अपने आंकड़ों को बांटते हैं तो उसका जो इलाका होता है वो एक तरफ ना होकर के दो तरफ होता है, और ये जांचता है कि जो आया नमूना कुदरतों की एक मखसूस हद से बड़ा है या कम है। बड़ा कहने का मतलब कि ज्यादा है या कम है। अगर जांचा जा रहा नमूना किसी भी अहम इलाकों में आता है, तो कुलदम मफरूजे की बजाय मुतबादिल मफरूजे को कबूल किया जाता है। यहाँ पर नाजरीन, यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि अगर जिस मफरूजे को हम जांच रहे हैं, तो वो नमूना किसी भी अहम इलाके में आता है, किसी भी अहम इलाके, दोनों तरफ में से किसी भी अहम इलाके में आता है, तो ये माना जाता है कि कुल अदम मफरूजे की बजाय, नल हाइपोथेसिस की बजाय जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसे कबूल किया जाता है। यानी इसमें इस बात की गुंजाइश रहती है कि दोनों में से किसी तरफ भी अगर आता है, तो जहां वो किसी भी तरफ अगर आता है, तो उसकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो उसे कबूल किया जा सकता है, और जो नल हाइपोथेसिस है उसे खारिज किया जा सकता है। लेकिन एक दुम वाले में ये बात नहीं होती है। एक दुम वाले में ये बात होती है कि जिस तरफ ज्यादा आएगा वहां पर रिसर्च हाइपोथेसिस कबूल होगा और नल हाइपोथेसिस को खारिज माना जाएगा। अब मफरूजे की जांच में गलतियां, इसमें अब जब मफरूजे की हम जांच करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ गलतियां होने की गुंजाइश भी हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सी गलतियां होती हैं? तो गलतियों के तौर पर माहिरीन नफ्सियात ने बताया कि दो तरह की गलतियां होती है, किस्म एक और किस्म दो। नाज़रीन, आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब किस्म एक की गलती और किस्म दो की गलती को दिखाया गया है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि किस्म एक वाले जो गलती है उसमें आप दो इंसान हैं, एक डॉक्टर है और दूसरा उसका मरीज है। डॉक्टर उसे ये बता रहे हैं कि वो हामला है और दोनों ही मर्द हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कि हम ये जानते हैं कि मर्द हामला नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि वो डॉक्टर, जो कि खुद भी एक मर्द है, और जो दूसरा जो मरीज है उसका, वो भी एक मर्द है,
اور وہ بتا رہا ہے کہ آپ حاملہ ہیں. تو اس قسم کے جب نتیجے آتے ہیں تو اس کو قسم 1 کی غلطی کہا جاتا ہے. اور جو دوسرا ہے قسم 2 کی غلطی ہے، یہاں پر دونوں مرد نہیں ہیں، یہاں پر دونوں عورتیں ہیں، اور یہ دونوں عورتیں، ایک عورت جو کہ حاملہ نظر آ رہی ہے اور اس کی ڈاکٹر اسے بتا رہی ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے. تو یہاں پر حاملہ ہوتے ہوئے بھی اسے حاملہ نہیں بتایا جا رہا ہے. یہ قسم 2 کی غلطی ہوتی ہے. اور پہلے والے میں وہ مرد حاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حاملہ ہے. تو یہ قسم 1 کی غلطی ہوتی ہے. تو قسم 1 کی غلطی ایک ایسی غلطی ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب مفروضے کی جانچ کے دوران ایک کالعدم مفروضے کو رد کیا جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب یہ واقعی درست یا مثبت ہے اور اسے ابتدائی طور پر نامنظور نہیں کیا جانا چاہیے تھا. لہٰذا اگر کوئی مفروضہ مثبت ہونے پر غلطی ایک طریقے سے رد کر دیا جائے تو اسے ٹائپ یا قسم 1 کی غلطی کہا جاتا ہے. اور قسم 2 کی غلطی میں یہ ہے کہ قسم 2 کی غلطی ایک شماریاتی اصطلاح ہے جو مفروضے کی جانچ کے تناظر میں استعمال ہوتی ہے، جو اس غلطی کو بیان کرتی ہے کہ جو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کسی کالعدم مفروضے کو مسترد کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، جو کہ حقیقت میں غلط ہے، جو کہ ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے غلط مان لیا جاتا ہے. مفروضے اہم رول ہوتا ہے، اہم جس کے بنا ہم کہہ لیں کہ ہم تحقیق ہی نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہے متغیرات، یا انگریزی میں اسے ہم ویریبل کہتے ہیں. متغیر کوئی خاصیت، خصوصیت، تعداد یا مقدار ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا یا گھٹتا ہے یا مختلف حالتوں میں مختلف اقدار لے سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے اس میں. تو یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہیں اور ان ویسی چیزیں جس سے کہ گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے. سادے لفظوں میں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز میں بدلاؤ لایا جا سکتا ہے یا جس چیز کو ہم ماپ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں متغیرات میں شامل ہو سکتی ہیں. متغیر کی تعریف کے سلسلے میں ماہر نفسیات نے بتایا کہ متغیر محقق کی دلچسپی کا عنصر ہے. اس کے لیے پیمائش کی اکائی کا ہونا ضروری ہے، اور عام طور پر ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے، یعنی کہ اسے بدلا جا سکتا ہے. جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، ماپ سکتے ہیں، اور اس کو ہم عدل بدل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم کبھی اس کو گھٹا سکتے ہیں، کبھی ہم بڑھا سکتے ہیں، کبھی ہم اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ متغیر کہلاتی ہیں. متغیر کے الگ الگ اقسام ماہر نفسیات نے بتائے اور اس کے بہت سارے اقسام ہیں. تو لیکن خاص طور پر جن اقسام کو تحقیق میں جس کی ضرورت پڑتی ہے یا جن کی وجہ سے ہمارے تحقیق پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو ان میں سے کچھ خاص قسم کے متغیر کے بارے میں ماہر نفسیات نے بتایا. کہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ آزاد متغیر. آزاد متغیر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی تحقیق کرتے ہیں تو جس متغیر کا اثر ہم اپنے تحقیق پر دیکھنا چاہتے ہیں اسے ہم آزاد متغیر کہتے ہیں. ماہر نفسیات نے بتایا کہ آزاد متغیر وہ متغیر ہے جسے تجربہ کار ہیرا پھیری کرتا ہے یا تبدیل کرتا ہے، اور فرض کیا جاتا ہے کہ انحصار متغیر پر اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے. یعنی کہ جو انحصار متغیر ہے اس پر جس متغیر کا اثر دیکھنا ہوتا ہے اسے ہم آزاد قسم کے متغیر کہہ سکتے ہیں. اور اسے تجربہ کرنے والے جو تجربے کار ہوتے ہیں اس میں بدلاؤ لا سکتے ہیں، اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، اور کمی بیشی کر کے اس کے اثرات کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انحصار متغیر ہے جس میں وہ متغیر کو شامل کیا جاتا ہے جس کا اثر دیکھ رہے ہیں، جس کا اثر جو دیکھنا ہوتا ہے. کہ انحصار متغیر وہ متغیر ہے جسے تجربہ میں جانچا اور ماپا جاتا ہے، اور آزاد متغیر پر
انحصار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ متغیر جو آزاد پر انحصار ہوتا ہے، آزاد متغیر پر انحصار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم ماپ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، تو اس قسم کے متغیر کو انحصار متغیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خارجی متغیر۔ کچھ ناظرین نے بتایا کہ جب ہم کوئی تحقیق کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے متغیر ہوتے ہیں جس کا اثر ہمارے تحقیق پر پڑنے لگتا ہے، اور اگر ہم اسے کنٹرول نہیں کرتے ہیں یا اسے ہم روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہماری جو تحقیق ہے وہ صحیح تحقیق نہیں ہو پاتی ہے، اور اس کے نتیجے جو ہیں وہ بہت زیادہ عام اسے نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اسے خارجی متغیر کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جو آزاد متغیر نہیں ہے، جو نتائج کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسے خارجی متغیر کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مان لیں کہ ہم نے کچھ بچوں پر اگر ہمیں تحقیق کرنی ہے اور ان بچوں کو ہم نے بلایا، تو اس میں سے کچھ بچے بھوکے ہیں، جنہیں بہت زور سے بھوک لگی ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، یا کسی کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، یا کسی کو گھر میں زبردست ڈانٹ پڑی ہے، تو ان سب وجوہات سے ان کے دل و دماغ میں بہت سارے بدلاؤ آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے دماغ کو ایک جگہ اثر پڑے گا ہمارے تحقیق پر، کہ جب ہم ان کے اوپر تحقیق کریں گے یا ان کے ذریعے اگر جو ہم آنکڑے اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بے دلی سے کریں، یا اپنے ان وجوہات سے وہ اپنا پورا دھیان اب ہمارے آنکڑے کو دینے میں نہ لگا پائیں، تو یا اگر لگا بھی دیتے ہیں تو جو آنکڑے آتے ہیں ہمارے سامنے ان پر ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان سب چیزوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر کے اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ صحیح نتیجے حاصل ہونے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد مقداری متغیر ہوتے ہیں، کہ کچھ ایسے متغیر ہوتے ہیں جو مقدار میں شامل کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک مقداری متغیر کوئی بھی ڈیٹا سیٹ ہے جس میں کہ اعداد یا مقدار ہوتی ہے، جیسے کہ آپ ناظرین اپنے اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جیسے کچھ سکے ہیں یا کچھ نمبر ہیں، اس طرح کی چیزیں اس میں شامل کی جاتی ہیں، کہ جیسے یہاں پر آپ اپنے سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سیب پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک بچے نے سیب اٹھایا اور کہا کہ یہ سارے بہت بہت مزیدار ہیں، تو یہ اس میں جو 7 کے 7 سیب ہیں وہ سب مزیدار ہیں، ان کو ایسا یہ 7 جو نمبر ہیں، یہ جو مقدار ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوالٹی متغیر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں، یعنی کہ کوالٹی متغیرات جنہیں اکثر زمرہ اور متغیر کے نام سے جانا جاتا ہے، غیر عددی اقتدار یا زمرہ جات میں ہے، جیسے کہ روشنی ہے، پنے ہیں جس کی کوالٹی پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مسلسل متغیر ہے۔ ایک مسلسل متغیر کی تعریف ایک متغیر کے طور پر کی جاتی ہے جو قدروں کا ایک بے شمار سیٹ یا اقدار کا لامحدود سیٹ لے سکتا ہے، جیسے کہ ہمارا وزن ہے، دوری ہے، وقت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ مجرد متغیر میں کیا ہے کہ مجرد متغیرات وہ ہیں جو صرف محدود تعداد میں اقدار کو لے سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ خاص مقدار میں ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ عمر، اس کو ہم ہر عمر کو ہم شامل نہیں کر سکتے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے اس کی بھی خاص مقدار ہوتی ہے کہ اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین یہ سب ساری چیزیں تھی آج ہمارے نفسیاتی تحقیق سے جڑی ہوئی تھی، جو کہ جب ہم نفسیاتی تحقیق کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کا اپنا اہم رول ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ان سے کچھ ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور اگلے کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔